सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ टूथपेस्ट ब्रांड्स आर प्रेजेंट इन द मार्केट, वी आर गोइंग टू एनालाइज इट। सर्च करेंगे, सबको देखेंगे, इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, ठीक है। जब इंफॉर्मेशन को गैदर कर लिया, इन द थर्ड स्टेज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इवैल्यूएटिंग और एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे, जितने भी ब्रांड्स हमारे पास अवेलेबल है उसमें जो भी सुटेबल ब्रांड लगेगा उसको फिर हम बाद में क्या करेंगे, परचेज करेंगे। एंड आफ्टर यूटिलाइजिंग दैट प्रोडक्ट, now we are in that stage where we are able to give the feedback about the product। आई बात समझ में? तो इसको कहते हैं पोस्ट परचेज डिसीजन, ठीक है। उससे पहले होता है परचेज, और उससे पहले एनालाइजिंग और इवैल्यूएटिंग द इंफॉर्मेशन, एंड उससे पहले इंफॉर्मेशन सर्च, और उससे पहले नीड रिकॉग्निशन और प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। आगे बात समझ में? सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव, वही इवैल्यूएटिंग, इवैल्यूएशन में ही आपका वही आ जाएगा। आपका यहाँ पर आप अल्टरनेटिव्स जितने भी प्रेजेंट हैं आपके, आप उनको कंपेयर करोगे। अल्टरनेटिव्स का मतलब क्या होता है, मोर ऑप्शन, है ना। जैसे टूथपेस्ट में पेप्सोडेंट है, कोलगेट है, सेंसोडाइन है, मल्टीपल ऑप्शंस भी है। सो अल्टरनेटिव्स को हम कंपेयर करेंगे। आई बात समझ में आता? चलिए, brand first and second, brand first and retail outlet second. Second point, retail outlet first and brand second. Brand second. And third, ma'am, retail first, both simultaneously होगा। क्या है तीनों बताओ? brand first, retail outlet second, retail outlet first and brand second, and third retail and brand outlet Simultaneously। क्या किया है 10-10 करके आए। इसका मतलब so the first we search that the brand of product what we have to purchase, and then after we analyze according to our brand, we analyze different retail outlets, and then we purchase that particular product. And in second, second retail outlet first and brand second. Ma'am, now first we will see the different outlets about qualities, is brand image in the market, is a reputation, and then after we will purchase the product according to the reputed organizations. ओके, ठीक है, बैठो। इसमें क्या था, सबसे फर्स्ट पॉइंट था ब्रांड फर्स्ट एंड रिटेल आउटलेट सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि बिफोर परचेजिंग द एनी प्रोडक्ट, बेसिकली द एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट मान लो, परचेज करने से पहले हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, कौन सा ब्रांड का प्रोडक्ट बेटर है। एग्जाम्पल के लिए मान लो लैपटॉप परचेज करना है, तो लैपटॉप में कौन कौन सा हमारा रेंज क्या है, और हम कौन कौन सी कंपनी का बेसिकली प्रोडक्ट जो है वो ले सकते हैं, कौन कौन से कंपनी से हम लैपटॉप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने डिसाइड कर लिया कि हमें लिनोवो का लैपटॉप लेना है, तो यहाँ पर हमने ब्रांड को पहले क्या किया, रिकॉग्नाइज कर लिया, एंड इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद सर्च, और बेसिकली परचेज से पहले का ये स्टेज है। यहाँ हमने क्या किया, ब्रांड को रिकॉग्नाइज कर लिया, समझ लिया, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू चूज द रिटेल आउटलेट। इट मींस वी आर नॉट बेस्ड ऑन रिटेल आउटलेट, बट वी आर बेस्ड ऑन द ब्रांड इक्विटी, ब्रांड वैल्यू, ठीक है, और ब्रांड रिकॉग्निशन। यानी कि जो ब्रांड हमें सबसे बेहतर लगा उसको पहले हमने डिसाइड कर लिया, फिर कहां से उसे परचेज करना है, यानी कौन से रिटेल आउटलेट से लेंगे, लिनोवो के शोरूम से लेंगे, क्रोमा से लेंगे, आदित्य विजन से लेंगे, कहां से लेंगे, देन वी आर गोइंग टू डिसाइड इन दिस। तो दिस इज फर्स्ट स्टेप वेयर वी आर गिविंग प्रायोरिटी टू ब्रांड फर्स्ट, and then after that we are basically deciding that from where we have to purchase the product। आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? सेकेंड पॉइंट में क्या है कि here we are basically giving priority to retail first, यानी first we visit the retail outlet and then after that analyze that we have to purchase the product from this store or not, ठीक है। एंड दिस इज समहाउ हैपनिंग विद द इंपल्स परचेज।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पल्स परचेज? आई गेस मैं तुम लोग को क्लास में बताया था। एग्जैक्टली सो ये जो सेकंड वाला स्टेज है ये कैसे हुआ कि जब हमने विजिट किया कहीं मॉल में, कहीं रिटेल स्टोर में, और हमें एकदम से प्रोडक्ट अच्छा लगा और हमने परचेज कर लिया. सो हियर वी आर गिविंग प्रायोरिटी टू द बेसिकली रिटेल फर्स्ट, जहां पर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, एंड देन आफ्टर दैट वी आर डिसाइडिंग दैट ये जो प्रोडक्ट है वो किस ब्रांड का है. जैसे मान लो कि कोई स्टोर में अगर जैसे मैं गई और वहां पर मुझे कोई शूज अच्छा लगा, तो पहले मैं स्टोर में विजिट किया, तब मैंने उस शूज का ब्रांड देखा. तो यहां पर मेरा पहला प्रायोरिटी कौन है? स्टोर एंड देन ब्रांड. आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? And in the third situation where we are giving priority to both things like brand as well as retail outlet. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया, यहां पर हमने सोचा कि भाई मुझे मान लो शूज लेना है, तो भाई कौन से शोरूम से लेना है, डिसाइड कर लिया कि भाई हम इसके नाइकी का बिल्कुल प्रॉपर जो शोरूम है, एक्सक्लूसिव शोरूम, वहां से लेंगे. तो यहां पर वी आर गिविंग प्रायोरिटी टू बोथ थिंग. ठीक है, यानी कि दोनों चीजों को हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं इक्वली. यानी अगर ब्रांड अच्छा नहीं है तो स्टोर से खरीदना भी नहीं है, स्टोर अच्छा नहीं है तो प्रोडक्ट खरीदना ही नहीं है. आई बात समझ में? क्लियर हो गया? यहाँ पर प्रोडक्ट कंज्यूमर, यहाँ कौन खरीद रहा है प्रोडक्ट? कंज्यूमर. तो ये सारे प्रोसेस आप लिखना. एक और आता है रिटेल बाइंग डिसीजन प्रोसेस. यहाँ रिटेलर कैसे प्रोडक्ट को परचेज करता है वो है. तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आंसर देना. रिटेल बाइंग डिसीजन प्रोसेस, कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस है, अलग है, डिफरेंट है. आई बात समझ में? तो इसको भी हम आज करेंगे. चलो इससे पहले व्हाट आर द बेसिकली रोल ऑफ वर्किंग वुमेन ऑन रिटेल, मतलब रिटेल के ऊपर वर्किंग वुमेन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. बुक में गिवन व्हाट आर द इन्फ्लुएंस ऑफ वर्किंग वुमेन ऑन रिटेल, मतलब किस तरीके से रिटेल पर वर्किंग वुमेन का इन्फ्लुएंस, यानी किस तरीके से वो चेंज हुआ है, सिनेरियो कैसे चेंज हुआ है. पहला कि द इंक्रीज इन द कन्वीनियंस प्रोडक्ट इन द ग्रोसरी मार्केट. कन्वीनियंस प्रोडक्ट तो हमारे डे टू डे प्रोडक्ट होते हैं, कन्वीनियंस प्रोडक्ट तो हमारे डे टू डे वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन रेडी टू मेड वाले प्रोडक्ट्स जो है उनका डिमांड कहीं ना कहीं क्या हो गया, इंक्रीज हो गया मार्केट में. इसीलिए आप लोगों ने देखा हो कि एमटीआर के बहुत सारे मिक्स वाले प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे उत्पम के लिए, उपमा के लिए, देखा है ना, रेडी टू मेक, मतलब उसको एट द टाइम 2 मिनट में यू कैन मेक दैट फूड. ठीक है, तो रेडी टू ईट वाले, बहुत जल्दी वाले जो बनने वाले, 2 मिनट्स में, 5 मिनट्स में जो जल्दी बनने वाले, वो प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है. और सबसे अच्छा एग्जांपल है एमटीआर, मैगी, ये सब जो. ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक रूफ, वन रूफ के नीचे जो बेसिकली स्टोर, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट या ऑर्गेनाइज सेक्टर का भी डिमांड क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है. द रीजन बिहाइंड इट इज कि लाइक जो वर्किंग वुमेन है उनके पास क्या है, लिमिटेड टाइम ऑप्शन, राइट. अब अगर वो 6 बजे ऑफिस से जा रही है तो डेफिनेटली दे डोंट हैव सच टाइम कि वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करे शॉपिंग में. तो व्हाट दे वांट कि जल्दी जल्दी से प्रोडक्ट को परचेज कर ले. तो इसीलिए वो ज्यादातर उन सेक्टर या उन स्टोर या फॉर्मेट में जाना पसंद करती हैं जहां पर उनको सारे के सारे प्रोडक्ट एक सिंगल रूफ के अंडर में मिल जाए. ठीक है, थर्ड क्या हो गया, इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, बेसिकली ग्रोसरी आइटम्स. आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ये सारे ग्रोसरी आइटम्स प्रोवाइड करते हैं. ग्रोफर्स, बिग बास्केट, ये सारे आपको इवन वेजिटेबल्स तक प्रोवाइड करते हैं आपके डोर स्टेप पे, है ना. तो इनका डिमांड क्यों इंक्रीज हो गया, व्हाई, बिकॉज दे डोंट हैव टाइम टू परचेज द प्रोडक्ट ऑफ डेली नीड. तो ग्रोसरी आइटम्स जो है, चूंकि कन्वीनियंस है आपके लिए ऑनलाइन शॉपिंग करना, आप अपने ऑफिस में भी बैठ करके शॉपिंग कर सकते हो, आपको फिजिकल प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, इसीलिए डिमांड ऑफ द ऑनलाइन स्टोर एंड डिमांड ऑफ द ग्रोसरी आइटम ऑनलाइन इज आल्सो इंक्रीज. आगे बात समझ में. एंड जो शॉपिंग मॉल्स हैं, दे आर नाउ प्रोवाइडिंग द ट्रॉलीज विद द बेबी सीटर, है ना. अगर बच्चे हैं उनके साथ तो इवन बच्चों को भी आप ले जाकर के शॉपिंग वहां पर कर सकते हो, उनको चलना नहीं पड़ेगा स्टोर में ज्यादा, क्योंकि उसमें बेसिकली बच्चों को बैठाने का भी ऑप्शन, सीट्स आर अवेलेबल इन ट्रॉलीज. आई बात समझ में. नेक्स्ट है आपका, उसके अलावा आपकी बहुत सारी गेम्स वगैरह का भी डिमांड इंक्रीज हो गया. आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे मॉल में आपके वीडियो गेम्स वगैरह के ऑप्शंस होते हैं, है ना, बच्चों के लिए स्पेशली. वहां पर क्या करते हैं कि बच्चों को आप छोड़ दीजिए, ठीक है,
वो आप गेम्स वगैरह खेलते रहेंगे, ठीक है, और साइड बाय साइड आप शॉपिंग भी कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर आपके गेम्स वगैरह के ऑप्शन शॉपिंग मॉल्स वगैरह में इंक्रीज हो गए हैं। तो ऑल वी नोस कि ये सारी फैसिलिटीज कोई ट्रेडिशनल स्टोर तो प्रोवाइड कर ही नहीं सकता, तो डेफिनेटली द डिमांड ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज इंक्रीज। आ रही बात समझ में, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपने एक चीज और नोटिस किया होगा कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हर्बल प्रोडक्ट्स, और एक चीज और कि लॉन्ग टाइम तक ओपन रहे स्टोर, इसका भी ऑप्शन आपको मिल गया है। अभी देखिए बिग बाजार जो है वो 10 बजे रात तक ओपन रहता है ना। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि बहुत सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसे भी हैं जो मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ साथ अपना ड्यूरेशन, जो टाइम ड्यूरेशन है, उनको भी उन्होंने क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। आई बात समझ में। सो दीज आर द बेसिक इन्फ्लुएंस ऑफ वर्किंग वुमेन ऑन द रिटेल। समझ में आया, समझ में आया, बेसिक जितनी भी चीजें मैंने बताई, क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट स्टोर कौन से स्टोर है, मैंने एग्जांपल दिया था आपको ब्रांड फैक्ट्री। सो डिस्काउंट स्टोर वैसे स्टोर होते हैं जिसमें रेगुलर वे में आपको क्या मिलता रहेगा, डिस्काउंट ऑफर्स हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे आजकल जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे कि आपका वेस्ट साइड वगैरह जो है, इन लोगों ने इस पे बहुत ज्यादा काम करना शुरू कर दिया है। अब ये भी कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स में हमेशा प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली डिस्काउंट स्टोर वैसे स्टोर हैं जिन पे आपको 12 मंथ डिस्काउंट ऑफर्स मिले, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब इसमें भी कुछ दो टाइप के स्टोर हैं, डिस्काउंट स्टोर में भी दो टाइप के स्टोर हैं। एक है आपका फैक्ट्री आउटलेट और दूसरा आपका चैरिटी शॉप। फैक्ट्री आउटलेट्स कौन होते हैं, फैक्ट्री आउटलेट्स वो स्टोर होते हैं, वैसे आउटलेट्स होते हैं जैसे कि एग्जांपल में अगर आप लोग बाटा जाते हो तो आप लोगों ने देखा होगा एक फैक्ट्री आउटलेट नाम से एक स्टोर है, वहां पर देखा है सब लोगों ने। बाटागंज जो है वहां पर बाटा का बेसिकली आपका फैक्ट्री भी है और बिल्कुल पास में एक फैक्ट्री आउटलेट भी है। अब फैक्ट्री आउटलेट जो होते हैं वो ज्यादातर फैक्ट्री के आसपास या नियर बाई ओपन होते हैं। और ऐसे स्टोर का क्या काम होता है, ऐसे स्टोर वैसे प्रोडक्ट्स को मर्केंडाइज को रखते हैं जिसका डिमांड मार्केट में या तो बहुत ज्यादा कम हो चुका है, ठीक है, या तो उस प्रोडक्ट में लिटिल बिट डिफेक्ट है। आ रही बात समझ में, जिसको आप एक्सक्लूसिव स्टोर के थ्रू सेल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया है ना, आपने प्रोडक्ट तो बनाया है, अब लिटिल बिट डिफेक्ट है तो उसको तो आप ऑब्वियसली अगर उसमें एक होल भी होगा ना शूज में या कुछ में, तो वो वहां पर उसको डिस्प्ले नहीं करेंगे एक्सक्लूसिव स्टोर में। लेकिन वैसे प्रोडक्ट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, फैक्ट्री आउटलेट में। तो फैक्ट्री आउटलेट में हमेशा ही आपको डिस्काउंट मिलेगा, जैसे कि बाटा में हमेशा 50% डिस्काउंट होता है, हमेशा 50%। फैक्ट्री आउटलेट के बारे में बता रही हूँ मैं, फैक्ट्री जो आपका एक्सक्लूसिव स्टोर है बाटा का, उसकी बात मैं नहीं बता रही हूँ, मैं फैक्ट्री आउटलेट की बात बता रही हूँ, उसमें हमेशा 50% डिस्काउंट रहता है। फैक्ट्री आउटलेट में लिखना है, कुछ लिखना चाहते हो लिख लो थोड़ा बहुत। उसके अलावा जो है ये जो स्टोर होते हैं इसमें डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के थ्रू प्रोडक्ट वहीं आसपास होते हैं, तो ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हाई नहीं होता है, मैन्युफैक्चरिंग हुआ और वहीं पर प्रोडक्ट आ गया। हाँ, इसमें और भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो दूसरे एक्सक्लूसिव स्टोर से रिटर्न आते हैं प्रोडक्ट, वो भी प्रोडक्ट आपको कहाँ मिल जाएंगे, फैक्ट्री स्टोर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये बेसिकली क्वालिटी का कोई आपको क्वालिटेटिव गारंटी नहीं देगा। जो फैक्ट्री आउटलेट में प्रोडक्ट मिलेगा कोई क्वालिटी का आपको गारंटी नहीं देगा, क्योंकि इनमें मैंने पहले बताया लिटिल बिट डिफेक्टिव या डिफेक्ट्स हो सकते हैं। आई बात समझ में। लेकिन ये स्टोर जो है आपको डिस्काउंट देता है, तो इसीलिए वो डिफेक्ट को आप क्या कर सकते हो कि हाँ ठीक है 50% डिस्काउंट दे रहा है तो छोटा मोटा डिफेक्ट है, इट्स ओके। तो कंज्यूमर्स जो है दे ऑल नोस कि कोई गारंटी यहाँ पर आपको क्वालिटी का नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो पहला है कि सरप्लस प्रोडक्ट। सरप्लस प्रोडक्ट का मतलब है कि आपने जब ओवर प्रोडक्शन कर दिया, मान लीजिए कि आपने प्रॉपर्ली सेल्स फॉरकास्ट नहीं किया, आपने ओवर प्रोडक्शन कर दिया। अब ऐसे सिचुएशन में एक्सक्लूसिव स्टोर तो लिमिटेड ही अपने पास स्टॉक रखेगा, तो वो जो सरप्लस उनके पास स्टॉक होगा उसको वो कहाँ भेज देगा, फैक्ट्री आउटलेट में। सरप्लस समझ में आया, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा। जितना डिमांड है उससे ज्यादा जब प्रोडक्शन हो जाए, मतलब कि सप्लाई ज्यादा हो जाए कंपैरेटिवली टू डिमांड, तो ऐसी सिचुएशन में आपका प्रोडक्शन सरप्लस में चला जाता है, ठीक है। तो सरप्लस वाले प्रोडक्ट होंगे इनके पास। सेकंड,
इनके पास होंगे आउटडेटेड स्टॉक, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो मार्केट से अब आउट हो चुका है, जिसका डिमांड कम हो चुका है, जो फैशन जो है लेटेस्ट फैशन के साथ टैली नहीं कर रहा है, 2-4 साल पुराना स्टॉक है, तो ऐसे आउटडेटेड स्टॉक को भी हम कहां पर बेसिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, फैक्ट्री आउटलेट में। आई बात समझ में। नेक्स्ट आपका होगा माइनर डिफेक्ट्स आइटम, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि माइनर डिफेक्ट्स आइटम। अच्छा, अब इनका एडवांटेज क्या है? अगर हम एडवांटेज देखें तो क्या एडवांटेज है? ये अगर हम सिर्फ एक ब्रांड की बात करें तो उनका तो बेसिकली जो सरप्लस है वगैरह, जो कॉस्ट उनका जो लॉस में जाएगा वो कवर हो जाता है, ठीक है। लेकिन कंज्यूमर के लिए क्या प्रॉफिट होगा? मिनिमम प्राइस अगर उनको मिल जाएगा, फर्स्ट रीजनेबल रेट में एक्सपेंसिव प्रोडक्ट मिल जाएगा। मान लो कि अगर कोई शूज 5,000 का मिल रहा है मार्केट में, अगर वो 2,000 में आपको प्रोवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली यू हैव कम से कम 3,000 50% ज्यादा आपका सेव हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट होगा कंज्यूमर के लिए फैक्ट्री आउटलेट से लेने में क्या बेनिफिट है, तो रीजनेबल रेट और अफोर्डेबल रेट में आप प्रोडक्ट को बेसिकली क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। आई बात समझ में। जो सोशल क्लास एक्सपेंसिव प्रोडक्ट परचेज नहीं कर पाएगा, वो यहाँ इस स्टोर से वही सेम प्रोडक्ट को लो कॉस्ट में परचेज कर सकता है। आई बात समझ में यहाँ तक। सेकंड क्या है कि ऐसे जो प्रोडक्ट्स, जो फैक्ट्री आउटलेट जो वाले जो प्रोडक्ट्स होंगे, ऐसे प्रोडक्ट को ज्यादा आपको एक्सेसिव मर्केंडाइज असॉर्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप लोग फैक्ट्री आउटलेट में शायद नहीं गए होंगे, लेकिन जब फैक्ट्री आउटलेट में आप जाओगे ना, तो कंपैरेटिवली टू एक्सक्लूसिव स्टोर उसमें प्रॉपर्ली अरेंजमेंट नहीं होता, ठीक है। तो आपको असॉर्टमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा आपको हाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी आपको बहुत ज्यादा अरेंज करने के लिए टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। आपको इजीली से प्रोडक्ट को क्या करना है, बेसिकली प्रेजेंट करना है बस कंज्यूमर के सामने, ठीक है। मैंने पहले बोला एक्सक्लूसिव स्टोर इज दैट प्लेस वेयर आपका लेटेस्ट जो मार्केट में चल रहा है कोई भी चीज वो आपको मिलता है ना। स्पेशलिटी स्टोर, प्यूमा का शोरूम चले जाओ, एडिडास, उसमें वहां पर ऐसे ही मिलते हैं, ट्रू। लेकिन अगर आप नॉर्मल किसी इस तरीके से फैक्ट्री आउटलेट में जाओगे तो आपको एकदम अरेंज्ड मर्केंडाइज अवेलेबल नहीं होगा। तो बोल सकते हैं कि यार टाइम उनको प्रोडक्ट को सेल करने में कम लगता है, और बल्क में प्रोडक्ट सेल होता है। ये सारे बेनिफिट्स आपके रिटेलर के लिए है। बल्क में भी प्रोडक्ट सेल हो जाता है। बल्क मतलब ये नहीं कि 500 एक बार में सेल हो जाएगा, लेकिन हाँ कंपैरेटिवली जहां पर एक प्रोडक्ट आपका सेल हो रहा है, वहां पर एक पर्सन 3-4 ले जा सकता है। तो कंपैरेटिवली टू एक्सक्लूसिव स्टोर, यहाँ पर आपके प्रोडक्ट का सेल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। चलिए, डिसएडवांटेज क्या है इसका? सबसे पहली बात है कि हाँ, क्वालिटी। डिट्रॉइट हो सकता है आपका ब्रांड का इमेज, डिट्रॉइट यानी कि खराब, क्योंकि प्रोडक्ट ऑलरेडी डिफेक्टिव है, और कुछ दिन के बाद अगर वो बोल सकते हैं ना कि अगर शूज लिया तो पहनने लायक ही नहीं बचा, तो आपके लिए क्या हो जाएगा वो कि वो क्वालिटी उसका बहुत ही खराब है शूज का, और ब्रांड का ओवरऑल जो आपका इमेज होगा ना वो डिट्रॉइट होगा, खराब होगा, ठीक है। सेकंड क्या है कि कई बार जो बायर्स हैं, दे आर नॉट इवन रेडी टू पे द 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। बायर्स का एक्सपेक्टेशन फैक्ट्री आउटलेट से इतना ज्यादा हाई होता है कि दे ऑलवेज वांट हेवी डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट, यानी कि कई बार अगर आप 50% डिस्काउंट भी दे रहे हो तो भी वो प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन यही है कि ये फैक्ट्री आउटलेट है, यहाँ प्रोडक्ट डिफेक्टिव होता है, आउटडेटेड होता है, तो हमें हेवी डिस्काउंट चाहिए। आई बात समझ में, ये एक हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है कि वही ब्रांड इक्विटी और ब्रांड वैल्यू, आपके जो एक्सक्लूसिव स्टोर के प्रोडक्ट को भी यू विल स्टार्ट कंपेयरिंग विद द फैक्ट्री आउटलेट प्रोडक्ट, सो ओवरऑल इट इज डिक्रीजिंग द ब्रांड इक्विटी, ब्रांड वैल्यू को ये फाइनली क्या कर रहा होता है, डिक्रीज कर रहा होता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है। सो दिस फैक्ट्री आउटलेट कम्स अंडर द डिस्काउंट स्टोर। आई बात समझ में, क्यों? क्योंकि इसमें भी हमेशा डिस्काउंट अवेलेबल होता है। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। नेक्स्ट वन इज चैरिटी शॉप। अच्छा देखो, चैरिटी शॉप किस तरीके का स्टोर होता है? वैसे स्टोर होते हैं जो बेसिकली चैरिटी का काम करते हैं। क्या करते हैं? चैरिटी इज रिलेटेड विद द सोशल वेलफेयर, समाज की भलाई के लिए कुछ सामान जो फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे अभी कोविड के टाइम पे कुछ ब्रिटिश कंपनीज जो थी क्लोथ्स वगैरह वाली, उन्होंने चैरिटी के लिए बहुत सारे कपड़े वगैरह डोनेट किया, ठीक है।
तो डोनेट किया, क्यों किया? बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऑफ द कोविड, बेसिकली इट हैम्पर्ड द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ सो मेनी कंट्रीज। ठीक है, सो जो चैरिटी शॉप होते हैं, जो यूजुअली रन होते हैं सेल करने के लिए स्टॉक को, यानी बहुत ज्यादा आउटडेटेड वगैरह स्टॉक होगा, आप उसको स्टोर में लगा दीजिएगा, 5% पे 10% पे आप उसको प्रोडक्ट को सेल करते जाएंगे, या कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट भी सेल कर देते हैं आप। आई बात समझ में? तो चैरिटी इज रिलेटेड विद समथिंग व्हिच यू आर बेसिकली सेलिंग ओनली फॉर द सोशल वेलफेयर, नॉट फॉर द प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्न करना यहाँ मकसद नहीं है, यहाँ मकसद क्या है? बेसिकली चैरिटी करना, समाज का सेवा करना। ठीक है, तो चैरिटी जो शॉप होंगे वो ज्यादातर इंटीरियर एरियाज में अवेलेबल होते हैं। इंटीरियर एरियाज, व्हाट डज इट मीन? कि मार्केट प्लेस में अवेलेबल होंगे। इंटीरियर एरियाज, जो रिमोट एरियाज, गांव वगैरह, जो बिल्कुल विलेज एरियाज टाइप होगा, इंटीरियर रिमोट एरियाज, वहां पर अवेलेबल होंगे। आई बस समझ में? क्लियर हो गया? और ये एक सीएसआर का भी काम, एक तरीके से बोलते हैं ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिचुएशन, जहां पर हर एक कंपनी, हर एक ब्रांड का राइट है, बेसिकली इट्स नॉट अ राइट, इट्स ऑब्लिगेशन, कि आपको समाज के लिए कुछ करना है। सो चैरिटी शॉप के थ्रू बेसिकली दे आर डूइंग द सोशल वेलफेयर। तो चैरिटी शॉप और जो डिस्काउंट स्टोर है, ये आपका फैक्ट्री आउटलेट है, बोथ कम्स अंडर द डिस्काउंट स्टोर। चूंकि बुक में दिया हुआ है इसलिए मैंने इसको करवा दिया। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट, कन्वीनियंस स्टोर क्या होता है? लास्ट बेंच खड़े हो जाइए, बताइए। वेरी गुड। ठीक, गुड। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वीनियंस स्टोर? सबको पता है? 24/7 ओपन रहता है, बेसिकली ग्रोसरी आइटम, इरेबल आइटम्स के साथ डील करता है। हाईवेज वगैरह पे, हाईवेज, बस स्टैंड, फिर आपके स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, ये सारी जगह पे अवेलेबल होता है। क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पर लोगों का आना जाना हमेशा रहता है। या फिर मेडिसिन जो स्टोर्स है, जो कि आपका हॉस्पिटल्स के नियर बाई होते हैं। आगे बात समझ में? ये कन्वीनियंस स्टोर है। हाँ, एक कैटेगरी किलर्स है। कैटेगरी किलर्स क्या होता है? नाम सुना है? किलर्स तो सुना ही होगा, ब्रांड है किलर जो है। चलिए ठीक है, कैटेगरी किलर क्या होता है, क्या सिचुएशन होता है कैटेगरी किलर? अच्छा सुनो, सुपरमार्केट, हाइपर मार्केट, ठीक है, और कुछ स्पेशलिटी स्टोर, नॉट स्पेशलिटी स्टोर, हाँ बोल सकते हैं स्पेशलिटी स्टोर का कुछ पार्ट, दे आर बेसिकली नोन एज कैटेगरी किलर। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेशलिटी स्टोर एंड कैटेगरी किलर? जो स्पेशलिटी स्टोर होते हैं ज्यादातर वो प्रीमियम प्रोडक्ट को सेल करते हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट, ब्रांडेड प्रोडक्ट, और साथ साथ में जो लेटेस्ट ट्रेंड वाले प्रोडक्ट हैं वो उसको सेल करते हैं। ठीक है, कैटेगरी किलर बेसिकली उस टाइप के स्टोर होंगे जिनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट और मल्टीपल ब्रांड का ऑप्शन प्रेजेंट होता है, जैसे क्रोमा, आदित्य विजन, इनके पास मल्टीपल ब्रांड्स का ऑप्शन है ना। तो इन्होंने क्या किया बेसिकली, और हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी में इनके पास डीप प्रोडक्ट्स असॉर्टमेंट होता है। यानी अगर मोबाइल फोन अगर तुम देखो तो मोबाइल फोन में नोकिया या सैमसंग के अंडर में जितने मॉडल्स हैं सब अवेलेबल होगा। आई बात समझ में? तो कैटेगरी किलर क्या करता है कि आपके ब्रांड की एक्सक्लूसिव स्टोर और स्पेशलिटी स्टोर के ऑप्शंस को खत्म करते जाता है, या जहां वो प्रेजेंट है उसके नियर बाय जितने स्टोर हैं उनके ऑप्शंस को या सेल्स को मिनिमाइज करते चलता है। जैसे मान लो कि एक लोकल मोबाइल शॉप है, ठीक है, 3-4 ओपन है, और वहीं पर आदित्य विजन का स्टोर ओपन है, और वहां पर आपको वो सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो बाकी जो नियर बाय स्टोर्स में अवेलेबल हैं। तो डेफिनेटली जब मल्टीपल ऑप्शंस प्रेजेंट है एक ही स्टोर में तो हम वही परचेज करने जाएंगे। तो उसने क्या किया बेसिकली, एक बाकी स्टोर्स के ऑप्शंस को खत्म कर दिया। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो दिस इज कैटेगरी किलर। क्लियर हो गई बात? यहां तक समझ में आया? कैटलॉग शॉप दिया हुआ है आप लोग के बुक में, ठीक है। तो कैटलॉग शॉप्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कैटलॉग क्या होता है?
कैटलॉग क्या होता है? अच्छा, तुम लोग में से कितनी गर्ल्स हैं जो बेसिकली मैचिंग स्टोर वगैरह वाले जो स्टोर होंगे ना, वो ये ऑप्शंस देते हैं? क्या होता है कि एक बुक होता है कैटलॉग जिसको हम कहते हैं, वो बुक में आपके पास सारी कलर्स डिजाइन्स के ऑप्शंस होते हैं। वो क्या करेंगे, वो सारे प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, सारे प्रोडक्ट को आपको दिखा नहीं सकते, बट उनके पास वाइड वेराइटीज, हर एक रेंज साइज कलर में ऑप्शंस प्रेजेंट होते हैं। तो वो सारे कलर साइज को तो नहीं दिखा सकते, तो वो एक कैटलॉग रेडी करवाते हैं और उस कैटलॉग में वो कलर साइज डिजाइन को स्पेसिफाई कर देते हैं। आपको जो सुटेबल लगता है वो आपके सामने कैटलॉग प्रेजेंट करेंगे। जो भी सुटेबल प्रोडक्ट आपको लगेगा आप उसको क्या करोगे, परचेज करोगे या फिर उसको बोलोगे दिखाने के लिए। फिर जो भी आपने सिलेक्ट किया, जैसे मान लो कि हम लोग लेते हैं ना ट्राउजर्स वगैरह, तो अब हमें, मेरे पास कुर्ता है मान लो पिंक कलर का, मुझे ब्लू कलर का ट्राउजर लेना एग्जाम्पल के लिए, तो अब मुझे ब्लू में भी 10 टाइप के शेड्स हैं, तो वो सारे तो मुझे नहीं दिखा सकता। तो व्हाट ही विल शो मी, दैट कैटलॉग। आई विल ट्राई टू मैच दैट कुर्ता विद दैट कैटलॉग। उसमें जो कलर्स ऑप्शन है उसमें नंबरिंग होता है, जैसे 1 2 3 4 लाइक दिस। जो भी मैच करेगा फिर वो मुझे वो ऑप्शन दे देगा। So this is a easy way of basically selling the product. यहाँ पर आप हर एक प्रोडक्ट को शो तो नहीं कर सकते कस्टमर को, लेकिन आपके पास अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, तो यहाँ पर यू विल यूज द कैटलॉग। तो इसको कहते हैं कैटलॉग शॉपिंग। अब ये ऑनलाइन के थ्रू भी होता है, जो ऑरिफ्लेम ज्यादातर यूज करता था। ऑरिफ्लेम पता है ना, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स आइटम मिलते हैं उसमें, तो वो भी ये वाला जो सिनेरियो था ये यूज करता था, बट यहाँ पर सिचुएशन अलग था। they are basically mailing the catalog online, और आपने कैटलॉग से जो प्रोडक्ट लेना है देख लिया, उसके बाद नीचे फोन नंबर गिवन होता था, आपने कॉल कर दिया, मेल कर दिया, प्रोडक्ट डिलीवर हो गया। आई बात समझ में? सो कैटलॉग शॉप्स आर फिजिकली प्रेजेंट एज वेल एज ऑनलाइन ऑप्शंस आर आल्सो देयर। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए। डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट, हाइपरमार्केट, स्पेशलिटी स्टोर, कन्वीनियंस स्टोर, कैटेगरी किलर, डिस्काउंट स्टोर, ये जितने टाइप के स्टोर है दे आर फिजिकली प्रेजेंट। ठीक है, जिनका एक प्रॉपरली फॉर्मेट अवेलेबल होता है मार्केट में। नॉन रिटेल फॉर्मेट, चलिए बताइए, कुछ टाइप्स बताइए नॉन रिटेल फॉर्मेट के। तो ऑनलाइन में आ गया, फिर और जो कैटलॉग मैंने ऑनलाइन बताया था, कैटलॉग मेल करके मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था, तो उसको हम मेल ऑर्डर भी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मेल ऑर्डर। तो यहाँ पर वो जितने भी कैटलॉग कंज्यूमर्स को सेंड होंगे थ्रू ऑनलाइन और पोस्ट, थ्रू ऑनलाइन और पोस्ट, ठीक है, और फिर वो बेसिकली देखेगा पर्सन, जो पसंद आएगा प्रोडक्ट उसको ऑनलाइन बेसिकली ऑर्डर कर देगा। उसको मेल ऑर्डर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेल ऑर्डर। कैटलॉग मेल, मेल ऑर्डर, बोथ आर सेम। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? हाँ नमन बताना बेटा। बेसिकली ये पर्सनल सेलिंग को हम कह सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग। जो घर डोर टू डोर सेलिंग होता है दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, अब डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है? डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है? Exactly, direct marketing is something which is related with the, मतलब that is a process which is related with the advertisement of the product via using the online modes. ठीक है, तो that comes under the direct marketing. Direct selling related with the door to door selling, face to face selling. आई बात समझ में? तो सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग अलग अलग है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड रिटेलिंग, जहां पर आपके सारे ऑनलाइन ई प्लेटफॉर्म, जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, वो सारे आ जाएंगे। आई बात समझ में? Amazon, फ्लिपकार्ट, ग्रोफर्स, फिर आपका अभी क्या नाम है, मिंत्रा, आजियो, ये जितने भी ये सारे किसमें आ जाएंगे? आपके ई प्लेटफॉर्म, जिन्हें ई कॉमर्स, ई जो प्लेटफॉर्म्स हैं आपके, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, वेंडिंग वाला मैंने बताया था आप लोगों को,
वेंडिंग मशीन्स, एग्जैक्टली ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन बताया था ना। वेंडिंग मशीन, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन में देखो क्या होता है, ये यहाँ पर एक स्मॉल सा बहुत छोटा सा एक वेंडिंग मशीन ओपन रहेगा। वेंडिंग मशीन कैसा होगा, जैसे एटीएम देखा है ना, बिल्कुल उसी तरीके का बॉक्स रहेगा, उसमें प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहेगा, पैसे डालो, प्रोडक्ट जो है वो नीचे आराम से वो आ जाएगा, आप लेके चलो, बस इतना है। कोई भी यहाँ पर आपको रिटेलर की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई बात समझ में, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। और ये ज्यादातर आपके यूएसए वगैरह में प्रेजेंट है, ठीक है। और इंडिया में आपको बता दूं मैं, ये ज्यादातर आपके मेट्रो स्टेशन में प्रेजेंट है, बहुत सारी जगह पे, ठीक है। एयरपोर्ट्स में प्रेजेंट है, ठीक है, पानी वाला रेलवेज में प्रेजेंट है। टेली सेल्स, टेलीफोन के थ्रू, होम शॉप 18 नापतोल, यहां तक समझ में आया। टेली सेल समझ में आ गया, टेलीफोन वाला है। इंटरनेट रिटेलिंग, वही इंटरनेट के थ्रू जो हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे फेसबुक इंस्टा के थ्रू प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, इंटरनेट को यूज करते हैं। और ई कॉमर्स, ई कॉमर्स को भी हम इंटरनेट के थ्रू ही बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनेट रिटेलिंग में दोनों चीजें आ जाएंगी, टेक्नोलॉजी बेस्ड जैसे ऐप के थ्रू हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं वो भी आ जाएगा, और यहाँ पर आपका फेसबुक, मिंत्रा, ये जितना भी आप फेसबुक और आपका इंस्टाग्राम, ये सबके थ्रू जो हम प्रोडक्ट सेल करते हैं ये सारे आ जाएंगे। इतना जो दांत दिख रहा है ना, चलिए टीवी शॉपिंग, टेलीविजन के थ्रू जो हम बेसिकली शॉपिंग करते हैं, वही नागपुर होम शॉप 18। टेली शॉपिंग, जिसमें हम टेली शॉपिंग में हम न्यूज़पेपर में जब देखते हैं ना, कुछ एडवर्टीजमेंट आया, नीचे टेलीफोन नंबर दिया होता है, यू कैन कॉल एंड यू कैन बेसिकली आस्क फॉर प्रोडक्ट, उसमें आपका टीवी वाला, टेलीविजन वाला भी ऑप्शन आ जाएगा। तो इन लोगों ने बहुत ज्यादा सेग्रीगेट करके दे दिया, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। टेली सेल्स आया, टेलीफोन यूज हो रहा है, टीवी शॉपिंग, टीवी के थ्रू शॉपिंग कर रहे हैं, तो उसमें होम शॉप 18 और नापतोल ज्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब रिटेल ओनरशिप है, इसको मैं कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में, जहां पर फ्रेंचाइजी आ जाएगा, चेन स्टोर आ जाएगा, ये सारे आ जाएंगे। शॉपिंग बिहेवियर इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड एट हाउ ऑन व्हाट बेसिस कंज्यूमर्स आर टेकिंग डिसीजन टू परचेज द प्रोडक्ट, ठीक है। क्या क्या फैक्टर्स को कंज्यूमर दिमाग में रखता है जब वो बेसिकली कोई प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था आपको कि लोकेशन, मैंने बताया हुआ है आई गेस, ठीक है। सो लोकेशन क्या होगा कि कौन सा कन्वीनियंस है आपके लिए, जैसे कि अगर कोई पर्सन जो है वो गोला रोड में रह रहा है, तो वो कभी भी कंकड़बाग शॉपिंग करने नहीं जाना पसंद करेगा, ट्रू, आई बात समझ में, बिकॉज दे वांट टू सेव द टाइम and they want the product nearby their house। यार यहाँ तो मैं तुम लोग को डिटेल में, तो ये क्लियर हो गई बात, सबको समझ में आ गया। तो यहाँ पर बेसिकली कन्वीनियंस यानी लोकेशन क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट इज रिलेटेड विद द बेसिकली लेआउट एंड द पार्किंग स्पेस, ठीक है। उसके अलावा है गुड कस्टमर सर्विस, हु इज बेसिकली अटेंडिंग यू, जैसे मैंने एग्जाम्पल में तुम लोग को बताया था कल्याण और हीरा पन्ना का एग्जाम्पल, ठीक है। तो कल्याण ज्वेलर्स में the people are not attending anyone in a proper way, but in Hira Panna everyone is showing like they are basically very much willing to help you। So good customer service, who is basically willing, जो खुद से अपनी इच्छा से आपको अटेंड करना चाहता है, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट वन इज गुड स्टॉक अवेलेबिलिटी, यानी जिनके पास स्टॉक ही नहीं है, एग्जाम्पल के लिए उनके पास, आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। The store who have no stocks, जिनके पास स्टॉक्स नहीं है उनके पास ऑप्शंस भी नहीं है। तो ऐसे स्टोर में आप जाना पसंद करोगे जहां ऑप्शंस ही ना मिले, बहुत लिमिटेड ऑप्शन मिले, नहीं। तो जिनके पास स्टॉक नहीं है, यानी कि बेसिकली आप अगर एक स्टोर हो तो आपके पास हमेशा स्टॉक क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। सो प्रॉपर स्टॉक अवेलेबिलिटी, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। नेक्स्ट फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस, पेमेंट ऑप्शंस का मतलब सुनाया उसमें है गिवन, उसको एक बार देख लेना। हाँ बेटा, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं मर्केंडाइज असॉर्टमेंट। चलिए नेक्स्ट चैप्टर लिखिए, टॉपिक का नाम मर्केंडाइज असॉर्टमेंट प्लानिंग, मर्केंडाइज असॉर्टमेंट प्लानिंग, मर्केंट अरेंजमेंट, मर्केंडाइज का मतलब अरेंजमेंट होता है, हाँ
are basically products which are offered for sale. Merchandise are the product which is offered to sale. यानी वैसे प्रोडक्ट जिनको बेसिकली सेल करना है, they are merchandise, but it is not the conventional product. मत समझो, this is a properly merchandise. कौन से कलर का होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कहाँ से मंगवाना है. So all these things comes under the merchandising management. ठीक है. So merchandise are the products which are available to sell or offer to sell to the consumers. ठीक है. अब merchandise assortment planning का मतलब है, assortment का मतलब होता है वर्गीकरण. वर्गीकरण जैसे सेक्शंस कैसे होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2. सो लाइक हम किस तरीके से मर्केंडाइज को अरेंज करेंगे, उसकी प्लानिंग, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्केंडाइज, क्लियर हो गया. मर्केंडाइज मैनेजमेंट क्या है. मर्केंडाइज मैनेजमेंट बताता है कि कौन सा राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, राइट प्रोडक्ट, राइट क्वांटिटी में, राइट प्राइस पे अवेलेबल होना, इसको हम कहते हैं मर्केंडाइज मैनेजमेंट. समझ में आया कुछ? लिखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्केंडाइज मैनेजमेंट. लिखिए, मर्केंडाइज मैनेजमेंट मीन्स, merchandise management means या फिर it is a process. लिखे, it is a process to provide right goods at right time, right goods at right time, right goods at right time, in the right place, right goods at right time, in the right place, in the right quantity, in the right quantity, and at the right price, and at the right price, and at the right price. अब इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली, अच्छा अभी क्या आने वाला है, विंटर. तो कौन सा राइट प्रोडक्ट होगा किसी बेसिकली बोल सकते हैं कि रेडीमेड गारमेंट्स के लिए कौन सा राइट प्रोडक्ट होगा अभी सेल करने के लिए, वुलन क्लोथ्स. और राइट टाइम क्या होगा उसके लिए सेल करना, स्टार्ट करना. चलिए, सो ठीक है, राइट टाइम क्या हुआ, विंटर. राइट गुड्स क्या हुआ, वुलन क्लोथ्स. राइट प्लेस क्या हो जाएगा, जनरल स्टोर में तो सेल नहीं करेंगे, प्रॉपरली रेडीमेड जो स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर है, वहां पर प्रोडक्ट सेल करेंगे. राइट क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द सेल्स फॉरकास्ट, कितना क्वांटिटी सेल हो सकता है. और राइट प्राइस विच इज रिलेटेड विद, अगर हम डिस्काउंट देना चाहें, ऑफर देना चाहें, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर राइट प्राइस. यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर, अगर आप कोई वुलन क्लोथ को बेच रहे हो तो ऐसा नहीं कि उसका रेट 10,000 कर दोगे. एक राइट प्रॉपरली प्राइस सेट करना उस पर्टिकुलर गुड्स का. तो ये सारा का सारा जो सिस्टम, ये जितने सारे डिसीजंस हैं, ये बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, मर्केंडाइज मैनेजमेंट. किस तरीके से हम मर्केंडाइज को मैनेज करें. तो बस प्रोडक्ट जब अवेलेबल हो जाए स्टोर में तो उसको असॉर्ट कर देना, उसको क्लासिफाई और अरेंज कर देना, सिर्फ यही काम नहीं है मर्केंडाइज में. प्रोडक्ट को प्रॉपरली लेकर आना, प्रॉपर टाइम पे उसका पहुंचना, प्रॉपरली उसको सॉर्ट करना, प्रॉपरली उसको बेसिकली ऑफर करना कंज्यूमर को. ऑल दिस प्रोसेस कम्स अंडर द मर्केंडाइज मैनेजमेंट. आई बस समझ में क्लियर हो गया, डन. और उसके बाद एक दो टॉपिक शायद प्रीवियस चैप्टर से कोई भी बचा होगा तो फिर वो वाला भी टॉपिक कर लेंगे. ठीक है, किसी को